हेलो दोस्तों, जूनियर जेएसएससी परीक्षा में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग इस चैनल पर 10th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे या जैसे कि अभी अभी आया है 10th क्लास के जैक बोर्ड के लिए मॉडल सेट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज अभी हम लोग इस मॉडल सेट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसी प्रकार से और जो 5 सब्जेक्ट हैं उनका सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज यानी कि एक दिन में टोटल एक चैप्टर को हर सब्जेक्ट में सोल्व करते करते आगे हम लोग मार्च तक सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में चलिए हम लोग आरंभ करते हैं जैक बोर्ड 2023 के मॉडल क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास पहला नंबर का प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग छोटी चीज़ों का आकार कैसा दिखना होता है, थोड़ा सा बड़ा दिखना होता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या होती है, हम लोग ये जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब वो क्या करता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। तो जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो ऑफकोर्स उसका जो चाल होगा, उसका जो वेग होगा वो तो अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल कुछ अलग है, उसी प्रकार से यदि मान लेते हैं कि कांच में होकर वो गुजरेगा तो उसमें प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा। यानी कि वेग और तरंग दैर्घ्य जो है वो तो अपवर्तित होता है, लेकिन जो उसका आवेग होता है वो अपवर्तित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। तो देखिए यहाँ पास 1 मीटर दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया है, ठीक है, डैश बीच में आ गया है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की यदि क्षमता की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 डायोप्टर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P = 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाहन का जो अग्रदीप होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग। लेकिन यदि साइड मिरर के रूप में रहता, ठीक है, तो साइड मिरर में रहता तो उत्तल दर्पण हो जाता। लेकिन यहाँ पास बोला है हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो मानव नेत्र के जो दृष्टि पटल होता है उस पर किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है या वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है और निकटतम 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर की बात किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पास सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की जो मात्रा होता है उसको पुतली नियंत्रित करता है। यानी कि यदि हम लोग डायरेक्ट यदि ज़्यादा धूप को यदि देख लेते हैं दोस्तों तो हम लोगों का आंख जो है वो बंद होने लगता है, यानी कि पुतली जो है वो सिमटने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कि आखिर मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो हालांकि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन हम लोग का जो नर्व सिस्टम है वो उस प्रतिबिंब का सीधा फिगर बनाकर हम लोग के दिमाग के पास मैसेज भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो हम लोग को समझ में आ जाता है। यानी कि उल्टा और वास्तविक बनाता है प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के चलते हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब दिखा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यदि विद्युत को जलाते हैं तो विद्युत क्या एक प्रकार का ऊर्जा है, तो वही यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए यह इकाई है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 12 कि कूलम्ब किसका मात्रक है? ठीक है, तो कूलम्ब जो है सिंपली किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए का मात्रक क्या है? कूलम्ब है। ठीक है, विद्युत आवेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 में कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है वह एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि यदि मान लेते हैं कोई मोटर है, उसमें हम लोग करंट देते हैं तो वह घूमने लगता है। ठीक है, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। प्रश्न नंबर आगे है 14 कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो देखिए जल का जो विद्युत अपघटन होता है वह किस प्रकार का है? तो वियोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार का? तो वियोजन अभिक्रिया का। प्रश्न नंबर 15 है कि CuO+H2 दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन यहाँ पास मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पास ऑक्सीजन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए आमतौर पर अब जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अब फिगर वाला क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में आमतौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए आप लोग भी क्या कीजिएगा कि फिगर वाला क्वेश्चन को बुक से अवश्य पढ़ करके 10th के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चित्र में दिया गया कुछ अभिक्रिया बताया गया है कि यह अभिक्रिया जो है वो कौन सा अभिक्रिया को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हम लोग लोहा को डुबाते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, यानी कि एक चीज़ जो है एक तत्व जो है वो विस्थापित हो जा रहा है, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रकृति सूचक है? ठीक है, तो प्रकृति सूचक हम लोग जानते हैं कि कौन है? लिटमस पत्र। बाकी जो है ये सब संश्लेषित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। किसी विलयन न का पीएच मान जो है वो क्या है? वो 10 है। ठीक है, यहाँ पास न जो है गलत दे दिया गया है, इसीलिए देखिए किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, तो पीएच मान जब 10 है तो ऑटोमेटिक जानते हैं क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पास चित्र वाला सेकंड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि जो चित्र में दिखाया गया वो क्या बताना चाहता है? तो सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का ये चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, कि वहाँ पर सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार रखा गया है, इसीलिए डोंट टच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो हम लोग जानते हैं इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि इमली का जो पेड़ है वो नदी के तट के किनारे है। इमली का जो पेड़ है वो नदी के तट के किनारे है, तो तट से हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल और इमली जो है इमली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 में कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर धातु बोलता तब पारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पास अधातु की बात किया गया, इसलिए ब्रोमीन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 22 है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अग्निशामक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर तैयार किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर जो है वो तैयार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील का जो श्रेणी होता है दोस्तों, उस ग्रुप में सबसे ऊपर क्या होता है? कहोना। ठीक है, यानी कि पोटेशियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? तो खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वह पृथ्वी के भूपरपट्टी या
पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से बना होता है, उसे हम लोग बना के नहीं रखे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर है 26 कि प्रोपेनॉल में से में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपोनेल में जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास दिया गया है जल का टूटना, तो जल टूटता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं, इसका उपयोग होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, यानी कि कौन गलत है दोस्तों, तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, उसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 28 है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम का जो फ्लोएम क्या परिवहन करता है, तो पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो देखिए जब मान लेते हैं कि पत्ता झड़ जाता है, तब तना और जड़ में जो संचित वसा होता है उसको क्या करता है, फ्लोएम नीचे ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण से खाना भोजन जो ऊपर बनता है उसको कहाँ पहुँचाता है, तना और जड़ में, यानी कि नीचे की ओर, यानी कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों की ओर जो है फ्लोएम में पदार्थों का, यानी कि खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 29 कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, तो उसको न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो 30 नंबर का प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो देखिए फलों को पकाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एथिलीन का उपयोग जो है होता है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। ठीक है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में होता है, तो स्रावित होता है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पास कहाँ स्रावित होगा, तो स्रावित होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडाशय से स्रावित होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में बताना है कि इस फिगर में कौन सा जनन हो रहा है। तो देखिए साइंस में ये फिगर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, वैसे तो तीनों फिगर मिल जाएगा, जो पीछे थे दो, ये अभी तो क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो देखिए पक्षी और जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो क्या होते हैं, असमजात अंग होते हैं, यानी कि वो होते हैं समरूप अंग। ठीक है, यानी कि असमजात होते हैं, वो अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए बोलेंगे असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे है 35 की मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुने थे। तो सिंपली मटर के पौधे के लिए चुने थे, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें जो फूल होता है थोड़ा सा इन पादपों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें साइंटिफिक तौर तरीका आजमा सकते हैं। प्रश्न नंबर है आगे 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो देखिए निम्नलिखित में से उत्पादक बताना है, यानी कि घास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 37 कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो देखिए जो सबसे शुरू वाला होता है वो तो मान लीजिए कि कोई घास वगैरह हो गया, यानी कि वो उत्पाद हो गया, लेकिन बोल रहा है कि शाकाहारी का निर्माण। तो देखिए मान लेते हैं घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा। ठीक है, तो देखिए हिरन यहाँ पास क्या हो गया, तो ये तो प्रथम जो हो गया, ये प्रथम पोषी स्तर को खाने वाला हो गया हिरन, यानी कि जो आहार श्रृंखला में शाकाहारी आदमी निर्माण करेगा, यानी कि जो सिर्फ क्या करेगा, जो शाकाहारी घास वगैरह खाएगा, उत्पाद खाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर का वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए CFC क्लोरोफ्लोरो गैस जो होता है वो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जैसे AC चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, उससे CFC निकलता है, और जो ओजोन परत होता है उसका जो संगठन रूप होता है वो O3 होता है, और ओजोन परत जो होता है वो संताप मंडल के लेयर के साथ सटे हुए रहता है। ठीक है, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर
निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, लकड़ी, गोबर, गैस और कोयला, ये सब क्या है? ये सब जैव मात्रा के उदाहरण के स्रोत हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा के उदाहरण के स्रोत नहीं है। देखिए, जैव यदि ऊर्जा की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे? देखिए, कृषि या कृषि अपशिष्ट जो हो जाएंगे, जितने भी चीज़ हो जाएंगे, यानी कि कृषि अपशिष्ट, वो सब जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 40 नंबर का कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो ये जानते हैं हम लोग कि 15 किलोमीटर घंटा में होना चाहिए, यानी कि 1 घंटा में हवा की चाल 15 किलोमीटर तेज होनी चाहिए, तब जो है वो पवन चक्की यानी कि उसके टरबाइन को घुमा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे अगला इसका मॉडल क्वेश्चन सेट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।